हेलो गाइस, वेलकम टू इस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, किसान, जमींदार और राज्य। इसके प्रीवियस में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था इस चैप्टर के बारे में। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय क्या होता है। तो ग्रामीण समुदाय से आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो गांव में रहते हैं उनके ग्रुपिंग को ही समुदाय कहा जाता है। अब हम जो ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर जो ग्रामीण समुदाय में मुख्यतः कृषियों को ही मेंशन किया गया है और देखा गया है कि जाति और ग्रामीण माहौल किस तरीके से होता था। जैसे कि पिछले टाइम में, मतलब बहुत पहले भेदभाव होता था ना, कि हाँ ये लोग छोटी जाति के हैं तो फिर ये मंदिर नहीं जाएंगे, इत्यादि अन्य भेदभाव भी थे। जैसे कोई बड़ा ज़मींदार है तो ये भी तो एक भेदभाव हुआ ना, कि वो कभी काम नहीं करने आएगा। वो छोटे जो ज़मींदार हैं, जो उनकी ज़मीनों में काम करते हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करेगा। देखिए, ये बात एक अलग चीज़ होती है कि कोई ज़्यादा अमीर है, कोई कम अमीर है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई आपके अंडर में काम कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर अपने फिर हुक्म चलाएंगे और ये सब जताएंगे। हाँ, आप उनसे काम लीजिए, जो एक प्रोफेशनल चीज़ है वो आप मेंटेन रखिए, लेकिन किसी को फोर्स करना, किसी के मोरल को डाउन करना, मतलब ये उसे रियलाइज़ करवाना कि वो छोटा है या वो कमतर है आपसे, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। वो जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो वो काम बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए किसी ने MBA किया है तो उसे तो उनके हिसाब की जॉब मिलेगी ना। अब किसी ने कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो उसे भला MBA वाले की जॉब कैसे मिल सकती है। अगर उसे वो सुविधाएं मिली होती, अगर वो पढ़ा होता, तो शायद कहीं ज़्यादा ही अच्छी पोस्ट पे होता। बट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से ही कभी कभार किसी का सम्मान नहीं होता। हाँ, लेकिन पढ़ाई हमें ये ज़रूर सिखाती है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो घर के काम करने वाले आपके सर्वेंट्स हों, आपके कॉलेज में रहने वाले सर्वेंट्स हों, हेल्पर्स हों, लैब में रहने वाले हेल्पर्स हों, कोई भी हो, आपको उनसे उतने ही सम्मान के साथ बात करना चाहिए जितना आप टीचर से करते हैं। अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप उनसे उस सम्मान में बात करेंगे, उस वे में बात करेंगे। अगर वो छोटे हैं तो उनसे जैसे हम छोटों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। बट ऐसा उस टाइम में नहीं था। हम जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे भेदभाव काफ़ी ज़्यादा था। पंचायतें और मुखिया। अब पंचायतों में क्या होता है, बुज़ुर्गों का जमावड़ा होता है और लोग अपनी प्रॉब्लम्स आके शेयर करते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाता है। अब इसमें भी जो पंच बनते हैं वो छोटी जाति के लोग तो नहीं होते होंगे उस टाइम पे, मतलब जिस तरीके से बताया गया है कि काफ़ी भेदभाव होता था। तो ऐसे मंडलों को ना भ्रष्ट मंडल कहते हैं। ऐसे मंडल जो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हेरा फेरी इत्यादि कार्य करते हैं। तो ऐसे मंडल को क्या कहा जाता है, भ्रष्ट मंडल कहा जाता है। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें ना, तो इससे रिलेटेड MCQ तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। स्पेशली ये जो सेशन है क्लास का, ये जो पार्ट है इस चैप्टर का, उससे रिलेटेड। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। जैसे कि उस टाइम पे क्या था, भेदभाव था, भेदभाव क्यों था ये हमने जान लिया। और मोरल वैल्यू उसमें आपको एक एथिक्स की मिल गई कि हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो किसी भी एज में हो। भले वो हमारे साथ बुरा कर रहा है तो क्या हुआ, आप उसके साथ अच्छा कीजिए। कभी ना कभी तो उसे एहसास होगा ना कि हाँ उसने गलत किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कोई आपको मार के आके चला जाए तो आप बैठे रहें, नहीं। कहते हैं ना कि कुछ स्थानों पे मौन नहीं होना चाहिए, वो गलत होता है। तो उस स्थान पे ज़रूर बोलिए जहाँ पे एकदम सही हो, सामने वाला एकदम गलत हो और आप उस चीज़ को साबित कर सकते हो। गांव में मुद्रा। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री ज्यां बैप्टिस्ट
टैवनियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत के वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा के फेरबदल करने वाले, जिन्हें कि सराफ कहते हैं, वो न हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ाते हैं और कौड़ियों के मुताबिक पैसों की। तो उस टाइम पे ना बैंक की जगह सराफ लोग रहते थे और वो पैसों का कार्य देखते थे। कृषि समाज में महिलाएं, अब देखिए ये एस्पेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वुमेन की कंडीशन लिखने को आता है तो आप उसे भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए ये जानते हैं। वैसे इसकी पिछली वाली क्लास में भी हमने ये चीज़ जानी थी। अगर आप किसी खेत या फिर आपके घर भी कोई खेत होगा आपके गांव में, तो आपने क्या देखा है उस खेत में जो भी कपल काम करते हैं, या आपके मम्मी पापा ने कभी कार्य किया हो, या चाचा चाची या कोई और भी आस पड़ोस में, तो आपने देखा होगा कि दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में ना आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है ना, कि औरत भी खेतों में जाके टाइमली काम करती हैं। उनका भी एक टाइम होता है कि हाँ वो 10 बजे से 12 बजे तक या 2 बजे तक 3 बजे तक कार्य करेंगी। मर्द भी वही काम करेंगे। यदि मर्द बाहर कार्य करने गए हैं तो औरत वो पूरा कार्य अच्छे से संभाल लेती है। तो कृषि क्षेत्र में जो महिलाओं की स्थिति है ना, वो काफ़ी ख़ास किस्म की है। बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिकाएँ वो निभाती हैं। बहुत सारे कार्य वो करती हैं, वो एकदम बराबर की हिस्सेदारी लेती हैं और एक कंधे से कंधा मिला के चलती हैं वो पुरुषों के। आगे चलते हैं। जंगल और काबिले बसे हुए गांवों से परे ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। जैसे सिर्फ खेती तो नहीं थी ना, कुछ लोग झाड़ियों का बिजनेस और भी कई सारी चीज़ें थी जो लोग करते थे और जिससे वो अपनी आजीविका को चलाते थे। धीरे धीरे और भी चीज़ें विकसित होने लगी। जब लोगों ने देखा कि हाँ उसमें रिस्क कहीं ज़्यादा है, तो लोग वहाँ से हटने लगे। आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ज़मींदार के बारे में ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुग़ल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो खेती से ही आती थी, लेकिन जो किसी भी उत्पादन इत्यादि में। तो ज़मींदार क्या होते हैं? जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, जो खेतों में कार्य नहीं करते थे, वो कई सारे लोगों को रखते थे और उनसे कार्य कराते थे। आगे चलते हैं। भू राजस्व प्रणाली, ज़मीन से मिलने वाले राजस्व मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इसमें इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा कि टैक्सेशन पहले किस तरीके से होता था। अगर कभी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि भू राजस्व प्रणाली काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती थी। उस टाइम पे ज़मीन से, मतलब जो लोग ज़मीनों में कार्य करते थे, उनसे कर वसूला जाता था राजा के द्वारा, और वो चीज़ें आर्थिक बुनियाद होती थी किसी भी साम्राज्य के लिए। आगे चलते हैं और जानते हैं नकद या जीन्स क्या होता है। तो अमीर गुरजार सिर्फ नकद लेने की आदत न डाले, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार हो। नकद तो आप जानते ही होंगे, नकद का मतलब होता है कैश देना, मतलब डायरेक्टली पैसा देना, उसको किसी और रूप में न देना। जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि आप ये कुछ जेवर रख लीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर हम आके इन्हें ले जाएंगे, गिरवी रखते हैं हम। आपने सुना होगा, देखा भी होगा शायद। और कभी कभी कुछ लोग अपनी ज़मीन दे देते हैं, घर दे देते हैं, या कोई अन्य वस्तु दे देते हैं जो कीमती होती है, या उसकी कीमत उतनी ही होती है जितनी उन्हें पैसा लौटाना है या फिर किसी से लेना है। लेकिन कभी कभार क्या वो कहते हैं कि नहीं, आपको नगद ही देना होगा। नगद मतलब आप पैसा ही दीजिए, इसके किसी और रूप में मत दीजिए, इसको किसी और रूप में हमें पेमेंट या भुगतान नहीं करिए। आगे चलते हैं। चांदी का बहाव, मुग़ल साम्राज्य एशिया के बड़े साम्राज्यों में से था जो 16वीं व 17वीं शताब्दी में संसाधनों पर अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बनाया था। तो ये आप याद रखिएगा कि मुग़ल साम्राज्य में चांदी का बहाव, यानी कि उस टाइम पे ये लोग चांदी के व्यापार को काफ़ी ज़्यादा विकसित किए, उसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ, नए नए वस्तुओं का भी व्यापार हुआ, तथा
भारी मात्रा में चांदी आई और चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन तो थे नहीं और इससे हमारे लिए रुपयों और मुद्राओं इत्यादि में इसने हमारी आर्थिक स्थिति को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया, इनहेंस किया। भारत में चांदी कैसे आई? जोवान्नी कारेरे के लेख से आइए जानते हैं कि यहाँ पे चांदी कैसे पहुँची। तो चांदी कहाँ से आता है? ये सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से, यूरोप के कई राज्यों से और थोड़ा सा हिस्सा टर्की इत्यादि में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस तक पहुंचता है। अब चूँकि टर्की लोग काफ़ी अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती है, न कि फ़ारस। अरबिया और टर्की भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। खुशकिस्मती से गुलाब बाग की सिंचाई, आखिर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आइए इसे भी पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। तो ये कहानी लिखी गई है जैसे कि वल्द मुबारक को ये शानदार हुक्म दिया गया इत्यादि, काफ़ी बड़ी स्टोरी है ये। और इस हुक्म से राहत पाकर इन्होंने एक प्रारूप लिखने की शुरुआत की, ठीक है। और इसका बेसिक क्या है? काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए कई सारे रिपोर्ट्स को शामिल किया गया, बड़ी कर्मठता के साथ कच्चे मसौदे व ज्ञापन पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। और इन्हीं तरीक़ों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग को सींचने और नमी देने के लिए हौज बनाया गया। अब इससे आपको क्या एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है? तो इसकी इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि बहुत सारी तकनीक मुग़ल साम्राज्य में कच्चे मसौदे व ज्ञापन पत्र से हासिल किए गए, जो कि जानकार व दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। ये एक लाइन आपके लिखने के लिए काफ़ी काम आएगी। आगे चलते हैं और जानते हैं। अब आप देख रहे हैं काल चक्र है, इसमें मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव दिए गए हैं। आप इसे फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने स्टॉप कर दिया है, और इसे पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ लाइक द वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फॉर मोर ऐसे ही वीडियोस के लिए, फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, आप चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब किए रहें और बेल आइकन पे ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।